नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अवसर लागत दृष्टिकोण की। इसमें हमने चर्चा की कि किस तरीके से दो अलग अलग देशों के तुलनात्मक लागत लाभ अवसर लागत के रूप में प्रदर्शित करके और उनसे व्यापार किया जाए तो वो लाभ कमाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह उल्लेखनीय है कि बढ़ती अवसर लागतों की दशाओं में स्थिर अवसर लागत की तरह पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है। इसकी वजह एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु की कीमत आगे बढ़ाने पर प्राप्त घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत की घटना होती है। तो जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी वस्तु के रूप में उसकी उत्पादन की लागत बढ़ती हुई हमें प्राप्त होती है। इस वजह से पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए जब कपड़े के उत्पादन का विस्तार किया जाता है तो कपड़े के उत्पादन हेतु कम उपयुक्त साधन भी कपड़ा उद्योग में नियोजित किए जाते हैं। इससे कपड़े की प्रति यूनिट लागत बढ़ती जाती है। दूसरी ओर जैसा कि गेहूं के उत्पादन में जो साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वहां से निकाल कर कपड़े के उत्पादन के लिए आवंटित किए जाते हैं, तो इससे गेहूं की प्रति यूनिट लागत घटती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के जो प्राइसेज हैं वो पूर्ण विशिष्टीकरण से पहले ही बराबर हो जाते हैं और पूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति तक दोनों देश पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उस देश के व्यापारिक साझेदार देश में ठीक इसका उल्टा घटित होता है, जो कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाएगा और कपड़े के उत्पादन को से साधनों को हटाकर गेहूं के उत्पादन में लगाकर कपड़े के उत्पादन में कमी करेगा। तो दोनों देशों में लागत अनुपात समान हो सकते हैं, इससे पहले ही कोई एक देश पूरी तरह से एकल वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे। तो किसी एक ही वस्तु में पूर्ण विशिष्टीकरण करने से पहले ही दोनों देशों की लागत अनुपात बराबर हो जाते हैं। मूल्य लागत के श्रम सिद्धांत पर आधारित होने के बजाय तुलनात्मक लागत सिद्धांत को जब अवसर लागत के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो इसे आधुनिक अर्थशास्त्र द्वारा अभी भी सही माना जाता है। ये इसकी अच्छाई है कि अवसर लागत के रूप में इसको व्याख्या की जाए तो ये वर्तमान अर्थशास्त्र द्वारा भी सही रूप में स्वीकार किया जाता है। दो वस्तु मॉडल में जब एक देश दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है तो उसे व्यापार और विशिष्टीकरण से लाभ प्राप्त होगा यदि वह उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिससे वह तुलनात्मक रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है, अर्थात जिसमें उसको तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है, और अन्य वस्तु जिसके लिए उसकी तुलनात्मक लागत ऊंची है उसका अन्य देशों से आयात करे। यह व्यापार से लाभ प्राप्त करता है क्योंकि वह उस वस्तु के लिए एक उच्च मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसमें यह उत्पादन की अपनी अपेक्षाकृत कम लागत के कारण विशिष्टीकरण करता है, और इसलिए भी क्योंकि वह उस वस्तु के लिए अपेक्षाकृत कम कीमत का भुगतान करता है जिसके लिए उसकी दक्षता अपेक्षाकृत अधिक है। अर्थात आयातित वस्तु जो होगी वो डोमेस्टिक रूप से ज़्यादा कीमत पर उत्पादित की जाएगी लेकिन वो सस्ती रेट में दूसरे देशों से आयात हो जाती है, तो दोहरा लाभ इसको होता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब हम इसकी महत्वपूर्ण आलोचनाओं की बात कर लेते हैं। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभी भी वैध माना जाता है और व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सही व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में प्रशंसा को प्राप्त है। इस सिद्धांत के खिलाफ की गई आलोचनाएं मुख्य रूप से मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के रिकार्डो संस्करण के बारे में है। हेबर्ल और अन्य शास्त्रियों ने श्रम लागत संस्करण से पृथक होकर अवसर लागतों के संदर्भ में इस सिद्धांत की व्याख्या की है और इसको सुधारा है, तो जो कि उत्पादन के सभी साधनों को ध्यान में रखते हुए लागत अंतर की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का मूल कथन कि एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उसे निर्यात करेगा जिसके लिए इसकी तुलनात्मक लागत कम है, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसे दूसरों द्वारा कम तुलनात्मक लागत पर उत्पादित किया जा सकता है, एक मजबूत तर्क पर आधारित है। यह सिद्धांत व्यापार में भाग लेने वाले देशों को व्यापार से प्राप्त लाभों की सही ढंग से व्याख्या करता है यदि वे अपनी तुलनात्मक लागत के अनुसार विशिष्टीकरण करें। तो सिद्धांत के इन गुणों ने प्रोफेसर शम्यूनसल को टिप्पणी करने के लिए बाध्य किया और उन्होंने कहा कि यदि सिद्धांतों का लड़कियों की तरह सौंदर्य प्रतियोगिता होती तो यह सिद्धांत निश्चित रूप से सौंदर्य प्रतियोगिता में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता। वे आगे लिखते हैं क्योंकि ये अच्छी तार्किक है। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत में सच्चाई की सबसे महत्वपूर्ण झलक यह है कि एक राष्ट्र जो तुलनात्मक लाभ की उपेक्षा करता है उसे जीवन स्तर और विकास की संभावित दरों के मामले में भारी कीमत या नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसका उपेक्षा करना भी विकासशील देशों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठोस तार्किक संरचना और व्यापार से लाभों के विशद विवरण के बावजूद तुलनात्मक लागत सिद्धांत विशेष रूप से श्रम सिद्धांत पर आधारित रिकॉर्डियन संस्करण की बहुत आलोचना है।
इस सिद्धांत के खिलाफ निम्नलिखित आलोचनाएं की गई हैं। जो वर्तमान में हम अवसर लागत वाला दृष्टिकोण है उसकी क्या क्या आलोचना है उनको हम देखेंगे। बाकी रिकार्डो वाली आलोचनाओं को पहले हम देख चुके हैं। तो पहली जो आलोचना वो है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत ने समझाया कि विभिन्न देश तुलनात्मक लागतों के आधार पर वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे, और यदि वे उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं जिनमें उनको तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है, तो और विदेशों से उन वस्तुओं का आयात करते हैं जिनमें अन्य देशों को तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है, तो व्यापार से लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सिद्धांत इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है कि विभिन्न देशों में उत्पादक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत अलग अलग क्यों है, अर्थात जो तुलनात्मक लागत अंतर है उसका कारण क्या है, वह क्यों विद्यमान होता है, क्यों पाया जाता है। रिकार्डो ने सोचा कि विभिन्न देशों में उत्पादक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत श्रम की दक्षताओं में अंतर के कारण भिन्न भिन्न है। लेकिन यह सवाल है कि विभिन्न देशों में श्रम दक्षताएं अलग अलग क्यों हैं, और अलग अलग हैं तो उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। हेबरले ने भी इस लागत अंतर को दिया हुआ माना, लेकिन इसका कोई सटीक कारण या व्याख्या नहीं की। इस प्रश्न का पर्याप्त और मान्य उत्तर देने का श्रेय हेक्सर और ओलिन अर्थशास्त्रियों को जाता है, जिन्होंने इस तुलनात्मक लागत अंतर की व्याख्या निम्न तरीके से की। पहला कारण बताया कि विभिन्न देश विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त साधन उपलब्धता के संबंध में भिन्न भिन्न है। यानी कि कोई देश जो है वो श्रम बाहुल्य है, कोई पूंजी बाहुल्य है, कोई भूमि बाहुल्य है। तो इस तरीके के अलग अलग फैक्टर एंडोमेंट्स यानी साधन संपन्नता अलग अलग देशों के पास है। दूसरा है, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों के अलग अलग अनुपात की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु के उत्पाद पूंजी की अधिक आवश्यकता, किसी में श्रम की अधिक आवश्यकता, किसमें भूमि की अधिक आवश्यकता। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग साधन अनुपात की आवश्यकता होती है। तो इन दो कारणों के आधार पर हेक्सर और ओलिन ने विभिन्न देशों में तुलनात्मक लागतों में अंतर का व्याख्या प्रस्तुत की, और उन्होंने जो अवसर लागत दृष्टिकोण वाला तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसमें सुधार किया। यह उल्लेखनीय है कि ओलिन की आलोचनाएं तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अमान्य नहीं करती है, वास्तव में यह उसमें सुधार का कार्य करती है, इसे संशोधित और परिष्कृत करती हैं। यहाँ तक कि उनके सिद्धांत में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साधन या कारक अनुपात यानी कि साधन अनुपात के सिद्धांत के रूप में माना जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने उसमें भी तुलनात्मक लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के रूप में काम करती है। यानी कि वो सिद्धांत का आधार भी क्या है, तुलनात्मक लागतें ही हैं। उनका योगदान इस प्रश्न की पूछताछ करने में निहित है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं की तुलनात्मक लागतें अलग अलग क्यों होती है, और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न कारक अनुपातों के संदर्भ में उन्होंने इसकी संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने अपने विश्लेषण में मांग के पहलू को शामिल करके तुलनात्मक लागत सिद्धांत में और भी सुधार किया, क्योंकि उन्होंने मूल्य के सामान्य संतुलन सिद्धांत पर अपने फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी को आधारित किया। दूसरी जो आलोचना है वो है, आरोप लगाया जाता है तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर कि ये प्रकृति में स्थिर है, यानी कि ये डायनेमिक नहीं है, गत्यात्मक नहीं है, ये स्थिर है, क्योंकि ये व्यापारिक देशों में उत्पादन के साधनों की स्थिर आपूर्ति, दी हुई तकनीक और स्थिर और समान उत्पादन फलनों पर आधारित होता है। तो इसमें जो साधनों की मात्रा है, तकनीक है और उत्पादन फलन को स्थिर मान लिया जाता है। इसलिए इसके निष्कर्षों को एक गतिशील अर्थव्यवस्था में संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से वर्तमान की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ पे संसाधनों को विकसित किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी में सुधार निरंतर हो रहा है और उत्पादन फलनों में निरंतर बदलाव हो रहा है। दरअसल इन अर्थव्यवस्थाओं में खास संरचनात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिर थ्योरी है उसके निष्कर्षों को गतिशील अर्थव्यवस्थाओं पर लागू करना ठीक नहीं होगा। विकासशील देशों में साधन आपूर्ति और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को देखते उत्पादन की तुलनात्मक लागत भी लगातार बदल रही है। इस गतिशीलता के संदर्भ में एक विकासशील अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वस्तु के उत्पादन में शुरुआत में तुलनात्मक हानि हो सकती है, लेकिन इसके विकास के एक निश्चित चरण के बाद उसे उसी वस्तु में तुलनात्मक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि इनिशियली किसी वस्तु में उसको नेगेटिव तुलनात्मक लाभ हो सकता है, लेकिन बाद में एक स्तर पर पहुंचने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होने के बाद उसको उस वस्तु के उत्पादन में लाभ भी हो सकता है। ध्यान दें कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की स्थिर प्रकृति के बारे में आलोचना से मान्य नहीं करती है। ये केवल इसमें सुधार करने के लिए और एक्स्ट्रा स्कोप या आवश्यकता पर जोर देती है, तो ताकि इसके परिष्कृत स्वरूप को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी सटीकता से लागू किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि आलोचनाओं के बाद निष्कर्ष रूप में किस रूप में इसको देखा जा सकता है। संक्षेप में अगर मूल्य के श्रम सिद्धांत को हटाकर अवसर लागत के संदर्भ में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की जाए तो वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक वैध व्याख्या प्रस्तुत करता है।
यह विदेशी व्यापार पर टैरिफ और अन्य रूपों में लगाए गए कृत्रिम प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि विभिन्न देश अपनी तुलनात्मक लागत के आधार पर विशिष्टीकरण करें और व्यापार से पारस्परिक लाभ प्राप्त करें। दोनों देशों को इससे फायदा हो। यह सिद्धांत इस तरह की अनुचित आलोचनाओं का शिकार हुआ है कि यह परिवहन लागत की अनुपस्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार की मान्यताओं को मानता है और यह दो वस्तुओं, दो देशों के मॉडल पर आधारित है। लेकिन ये सभी मान्यताएं जो हैं केवल सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए की गई मान्यताएं हैं। ये सरलीकरण की मान्यताएं हैं जो इसके निष्कर्षों को पर्याप्त रूप से अमान्य नहीं करती हैं। वास्तव में प्रत्येक सिद्धांत जांच के विषयक चर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले आर्थिक चरों का पता लगाने के लिए ऐसी सरलीकृत धारणाएं बनाते हैं। तो इस आधार पे इस सिद्धांत को अमान्य या गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सिद्धांत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक रूप से सही व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। इस प्रकार से तुलनात्मक लागत सिद्धांत का यह विवरण समाप्त होता है। धन्यवाद।